आज मैं एक नए इनोवेटिव तरीके से जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है उसका जो टॉपिक है स्टिपुलेशन, कंडीशन और वारंटी, इसके बारे में पढ़ाने के लिए जाऊंगा। वारंटी, जब भी हम ये शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? जब भी फॉर एग्जांपल हम किसी सेलर के पास जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, कोई आइटम मुझे खरीदना है, तो मैं पूछता हूं कि भाई साहब क्या इसमें वारंटी है? तो वो कहता है हाँ है। अगर वो कहता है तो मैं ले लेता हूं, और अगर कहता है नहीं तो मैं क्या करूंगा? मैं नहीं लूंगा। अब मात्र वारंटी शब्द से मैं उस आइटम को खरीद रहा हूं, अदरवाइज नहीं खरीद रहा हूं। तो आखिरकार इस वारंटी शब्द के कानूनन मायने क्या होंगे? और अगर वो दूसरा व्यक्ति जो कि सेलर है वो अगर ब्रीच करता है वारंटी को, जिसका मतलब होता है कि अगर वो अपनी वारंटी को पूरा नहीं कर पाता है, तो आखिरकार मेरे पास क्या रेमेडी होगी कानूनन? आज इसी बात पर हमारी चर्चा रहेगी। और वारंटी के समांतर ही ये शब्द है कंडीशन, और साथ में स्टिपुलेशन भी पढ़ाऊंगा। लेकिन उसके पहले जो अपना नया पैमाना है CACPT के नए रूल्स के अनुसार, जो हमारा मर्केंटाइल लॉ का सब्जेक्ट है, पहले ऑब्जेक्टिव हुआ करता था लेकिन अब रिटन उस पेपर को कर दिया गया है। ऐसे में जरूरी है कि आप कोई भी आंसर लिखें। आप जो वारंटी या कंडीशन का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन जरूर लिखें। इंट्रोडक्शन लिखने से आपका जो पेपर चेकर रहेगा उस पर आपकी इंप्रेशन काफी अच्छी पड़ जाती है और वो काफी अच्छे मार्क्स आपको दे सकता है। अब आप लोगों का सवाल ये उठता है कि सर आखिरकार हम इंट्रोडक्शन में लिखें क्या? तो मैं बता दूं कि आपको जहां से भी जिस भी एक्ट से सवाल पूछा गया है, यहाँ पर कंडीशन और वारंटी कौन से एक्ट से है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से है। तो उसका सेक्शन 1 तो आप अवश्य लिख ही सकते हैं फ्री में। और सेक्शन 1 में मैं बता दूं केवल 3 बातें होती हैं, कौन, कब और कहां। मात्र 3 बातों में ये सेक्शन खत्म हो जाता है। कौन मतलब कि शॉर्ट टाइटल, इस एक्ट का नाम क्या है, तो वो तो बता ही दिया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। कब, यानी कि ये एक्ट आया कब, यानी कि लागू कब से हुआ? तो ये लागू हुआ है 1 जुलाई 1930 से, यानी 1 जुलाई 1930 से इसकी कमेंसमेंट हो गई है, इसकी शुरुआत, यानी कि ये लागू हो जाता है। और कहां से मतलब है कि ये कहां पर अप्लाई करता है? तो ये अप्लाई करता है पूरे भारतवर्ष में सिवाय जम्मू एंड कश्मीर, यानी आप लिख सकते हैं इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब मैं जानता हूं आप यही सोच रहे होंगे कि भाई ये जम्मू कश्मीर वालों से क्या दुश्मनी हो गई जो उसे छोड़ दिया। तो अब इस चीज को बताने के लिए मैं बता दूं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ही नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट में भी एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर है। और ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं जहां पर जम्मू कश्मीर को एक्सक्लूड किया जाता है। रीजन, मैं आपको एक इतिहास, इसके पीछे एक हिस्ट्री रहती है, उसका एक इंसिडेंट बताऊंगा तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। तो ये कहानी है आज़ादी के समय की। आज़ादी के पहले जो जम्मू एंड कश्मीर था वो प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। प्रिंसली स्टेट से मतलब ये होता है कि वो स्टेट जिसे ब्रिटिशर्स और वहाँ के उस स्टेट के जो लोकल रूलर होते हैं वो मिलजुल के साझा तौर पे चलाया करते थे। तो उस टाइम वहाँ के रूलर थे राजा हरी सिंह, और ब्रिटिशर्स मिल के चलाते थे आज़ादी के पहले। लेकिन आज़ादी के बाद पूरे भारतवर्ष से ब्रिटिशर्स का रूल हट गया, तो ये जो पूरा का पूरा प्रदेश था वो आ गया राजा हरी सिंह के हाथों। और उस टाइम आज़ादी के समय ही भारत पाकिस्तान भी अलग हो गए थे। तो इसलिए राजा हरी सिंह को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना था उस समय एक डिसीजन लेना था कि आखिरकार हम किसके साथ जाएं, क्या हम भारत के साथ जाएं या फिर पाकिस्तान के साथ जाएं या फिर एक अलग इंडिपेंडेंट नेशन बनाएं अपना। तो उसके लिए राजा जी ने प्रजा की सुनी और एक जनमत कराया गया, और उससे ये बात निकल के आई कि जो वहाँ की आम जनता है, आवाम है, वो ये चाहती है कि उनको एक अलग सेपरेट कंट्री चाहिए। भले ही वो मुस्लिम मेजॉरिटी राज्य था, पर उसके बावजूद वो सेपरेट नेशन बनना चाह रहे थे। वैसा हुआ भी। उस टाइम राजा हरी सिंह ने
ये डिक्लेयर किया कि जो जम्मू एंड कश्मीर होगा वो एक अलग कंट्री बन गई और सबको हंसी खुशी वहां पर रहने लगा, तब तक जब तक पाकिस्तान की नापाक नजरें इस कश्मीर पे नहीं पड़ गई। अब पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए था, उसके लिए पाकिस्तान ने कुछ पश्तून ट्राइब्स हुआ करते थे जो कि एक प्रकार के आदिवासी हुआ करते थे, उन्हें गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान ने कश्मीर की सरहद पर भेजा और उस पे कश्मीर की सरजमी पे उतारने की कोशिश करी और धीरे धीरे हालात खराब होते गए और बहुत जल्दी ही युद्ध का भी माहौल बन गया। जब युद्ध का माहौल बन गया तो राजा हरि सिंह ने ये सोचा, उसके सुरक्षा, कश्मीर की सुरक्षा के लिए मदद मांगी भारत से और उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनसे मदद मांगी गई और जवाहरलाल नेहरू ने भी वादा किया कि हम ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे और हमारा जो भी सैन्य बल है वो वहाँ पर बॉर्डरों में हम आपके लिए तैनातगी करवाएंगे और आपकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ जो लॉर्ड माउंटबेटन उस टाइम के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उन्होंने एक प्रपोजल भी भिजवाया राजा हरि सिंह को। उन्होंने कहा कि भारत आपकी मदद तो अवश्य कर रहा है और अपने सैनिकों को वहां पर भेज भी रहा है, लेकिन आप भारत के साथ विलय भी कर लीजिए, कश्मीर का विलय भी करवा लीजिए, क्योंकि आगे भी जो ये पाकिस्तान है उसकी नापाक नजरें आप पर लगी रहेंगी और अगर आप युद्ध जीत जाते हैं उसके बावजूद पाकिस्तान आप पर अटैक कर सकता है। जो बात राजा हरि सिंह को सही भी लगी और वो तैयार हो गए अपने कश्मीर को विलय कराने के लिए भारत के साथ, लेकिन उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट साइन होना था जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन कहते हैं, यानी भारत के प्रधानमंत्री और राजा हरि सिंह के बीच में ये आपसी समझौता इंस्ट्रूमेंट साइन होना था। उस इंस्ट्रूमेंट के तहत ये भारत और कश्मीर एक हो जाते, लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट को साइन करने से अहम पहले राजा हरि सिंह ने एक शर्त भी रख दी। उन्होंने शर्त रखी कि हम आपके साथ विलय तो कर रहे हैं, लेकिन आप हम पर ज्यादा दबाव नहीं डालेंगे, जो भी आप कानून अपने भारत में बनाते हैं, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कानून बनाएगी वो आप बनाइए, लेकिन वो हम पर अप्लाई नहीं करेगा जब तक हमारी सहमति नहीं मिल जाती, हमारे जो लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी सहमति नहीं मिल जाती, और नहीं तो हम जो भी कानून बनेगा उस तरह का कानून अपने यहाँ पर अलग से कानून पास कर दिया करेंगे। इसी राजा हरि सिंह के शर्त को कानून के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिली आर्टिकल 370 के माध्यम से, और इस शर्त को वहां पर रखा गया जिसके अनुसार जो भी कानून भारत में बनेंगे वो कश्मीर पे अप्लाई नहीं करेंगे, सिवाय कुछ मैटर्स को छोड़ के जो कि बहुत एसेंशियल था वहां की सेफ्टी के लिए, जो कि था फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड हो या फिर डिफेंस या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो। अगर इन 3 मैटर्स पे कानून भारत बनाता है तो वो कश्मीर पर भी अप्लाई करेगा और उसके अलावा नहीं करेगा। अब आप सोचिए, जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या वो इन 3 मैटर्स में आता है? क्या वो फॉरेन अफेयर का मैटर है या फिर डिफेंस का मैटर है या फिर कम्युनिकेशंस का मैटर है? जी नहीं। इसका मतलब जो भी कानून बनेगा वो वहां पर अप्लाई नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके लिए उन्होंने अपना एक अलग से जम्मू एंड कश्मीर में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास कर रखा है। अब आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि ये कश्मीर पे अप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, और बाकी आपके सीपीटी में जितने भी एक्ट्स हैं, 3 एक्ट दे रखे हैं, तीनों अप्लाई नहीं करते हैं। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा जी, अब ये तो आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे? सेक्शन 1 कौन, कब और कहाँ, मात्र ये 3 बातें लिखेंगे और उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। फिर आप आ जाएंगे अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या है? स्टिमुलेशन वॉरेंटी। स्टिपुलेशन क्या होता है? तो जब भी आप किसी भी सेलर से कोई चीज, कोई वस्तु खरीद रहे होते हैं, उस टाइम आपका उस सेलर से कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाया गया है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है उसके जो टर्म्स होते हैं, यानी कि सिंपली आप स्टिपुलेशन को टर्म्स ऑफ परचेज कह सकते हैं। स्टिपुलेशन वो टर्म्स ऑफ परचेज जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के दौरान हुए हैं, उसे आप क्या कहेंगे? स्टिपुलेशन। ये जो स्टिपुलेशन होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, कंडीशन और वारंटी। ये 2 टर्म्स यहाँ पर आते हैं। इसका मतलब जो स्टिपुलेशन होता है वो कंडीशन भी हो सकता है और वारंटी भी हो सकता है। कंडीशन और वारंटी में फर्क क्या है? कंडीशन जो होता है
वो एसेंशियल होता है मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर। मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक कार लेकर आते हैं, आप एक फरारी लेके आते हैं, फरारी 458 काफ़ी चल रही है, आप उसे लेके आते हैं और जो भी आपका सेलर होता है आप उससे कहते हैं कि देखो ये जो कार आप हमें दे रहे हो वो कम से कम उसकी स्पीड जो होनी चाहिए वो 250 किलोमीटर पर आवर तो होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये क्या हो गया, मुख्य कंडीशन हो गई, और आप कार लेकर आ जाते हैं। ठीक है, अब चूंकि आपने इस जो मेन पर्पस था कॉन्ट्रैक्ट का, जो मुख्य पर्पस था कॉन्ट्रैक्ट का, जो एसेंशियल बात थी वो आपके लिए थी उसकी स्पीड कि वो 250 kmph है कि नहीं है, ये आपके लिए सबसे मेन बात थी। तो ये आपके लिए क्या हो गया, कंडीशन। और उसके अलावा जो भी उसके फीचर हैं, जो उसकी माइलेज होगी, जो उसमें एयर बैग है कि नहीं, इंजन वगैरह, वो सारे क्या हो जाएंगे, वो सब की सब उसकी वारंटी बन जाएंगे। चूंकि वो आपके सेलर ने कहा तो है कि भाई इसकी माइलेज होनी चाहिए, मान के चलिए 10 kmpl होनी चाहिए उसकी माइलेज, तो वो क्या हो जाती है, वो सेलर ने आपसे एक वादा तो किया है कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, लेकिन वो आपकी वारंटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कोलैटरल है आपके मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। कोलैटरल का मतलब होता है अतिरिक्त कंडीशन, या उसके में एसेंशियल कंडीशन के अलावा जो कंडीशन होती है। मतलब मेन कंडीशन नहीं है वो, आपकी इंपॉर्टेंट कंडीशन नहीं है, पर मेन या इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन सी है, ये आपकी जो कंडीशन है वो मेन होती है। और वारंटी क्या होती है, वो आपकी कोलैटरल या अतिरिक्त कंडीशन होती है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक स्मार्टफोन का। आप एक स्मार्टफोन लेकर आते हैं और आप जो स्मार्टफोन लाते हैं उसमें आप सेलर से कहते हैं कि देखो भैया इसका जो कैमरा है वो कम से कम 20 मेगापिक्सल का होना चाहिए। अब आपके लिए सबसे मेन बात क्या है, कैमरा। आप उसी लिए वो फोन ले रहे हैं और आप स्पेशली बता भी रहे हैं अपने सेलर से कि देखो कैमरे जो होना चाहिए वो 20 मेगापिक्सल होना चाहिए। हाँ, उसके साथ कुछ और भी बातें, उसकी टर्म्स कुछ जुड़ी हुई हैं जो कि उसमें स्पेसिफिकेशन के तौर पे उसने लिखा हुआ है सेलर ने। तो जो आपके लिए मेन बात थी वो क्या बन जाएगा, कंडीशन। और उसके अलावा जो भी उसके फीचर हैं स्मार्टफोन के, वो सब के सब आपके लिए वारंटी बन जाएगी। अब सवाल उठा, अगर ये कंडीशन वॉयलेट कर देता है आपका जो भी सेलर हो, चाहे ये वारंटी हो चाहे कंडीशन हो, अगर वो ब्रीच कर देता है सेलर, तो आपको क्या रेमेडी मिलेगी, उसके बदले आपको क्या हर्जाना मिलेगा। तो कंडीशन के लिए आप उससे, जो सेलर है उससे डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, यानी अपनी नुकसान का हर्जाना ले सकते हैं, और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट भी कर सकते हैं। रेपुडिएट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना, यानी अपने, अगर आप दोबारा से कार वाले एग्जांपल में आ जाएं तो आपको कार जो आपने ली है वो वापस सेलर के पास चली जाएगी और आपको आपका सारा पैसा वापस मिल जाएगा। इसका मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो पूर्ण रूप से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन वारंटी के केस में आपकी जो रेमेडी होती है वो केवल ये होती है कि आप डैमेजेस ही क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, कार के बदले कार वापस चले जाए और आपको पैसा मिल जाए, ऐसा वारंटी में संभव नहीं है। लेकिन कंडीशन जो कि मुख्य टर्म होती है उसमें ये संभव है कि आप रेपुडिएट भी कर दें और साथ ही साथ हर्जाना भी ले लें। आप दोनों भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर दें, डैमेज भी ले लें और दोनों कर लें, या फिर अलग अलग केवल रेपुडिएट कर लें या तो केवल डैमेजेस कर दें। अब आप सोच के बताइए, कंडीशन ज्यादा मेन बात है, भारी भरकम बात है, या वारंटी? जी हाँ, कंडीशन का स्कोप ज्यादा है, इसलिए आप ब्रीच ऑफ कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं ब्रीच ऑफ वारंटी, ऐसा लॉ में लिखा है। लेकिन जो ब्रीच ऑफ वारंटी है वो छोटा टर्म है, स्कोप भी कम है, वो ट्रीट नहीं कर सकते हैं ब्रीच ऑफ कंडीशन के तौर पे। अच्छा, अब टाइम खत्म हो गया तो मैं आप जितनी भी चीजें थी उनको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले तो आपने इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, सेक्शन 1, कौन, कब और कहाँ। कौन मतलब नाम बताओ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इसका शॉर्ट टाइटल है। कब आया, कब तो 1 जुलाई 1930 से आया, तब से ही लागू हो गया। और कहाँ, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद मैंने आपको बताया स्टिपुलेशन क्या होता है, वो टर्म्स ऑफ परचेज होता है। उसके बाद कंडीशन बताया, वो क्या होता है, जो कि एसेंशियल होता है मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और उसकी अगर ब्रीच कर देते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट, अगर सेलर आपका ब्रीच कर देता है तो एग्रीड पार्टी कौन होते हैं, आप
एग्रीड पार्टी मतलब पीड़ित पक्ष कहते हैं। आप कैंसिल भी कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब रेपुडिएट कर सकते हैं, या डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। जबकि वारंटी जो कोलैटरल होता है मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से एडिशनल कंडीशन होती हैं, इसमें आप केवल डैमेजेस ही क्लेम कर सकते हैं, रेपुडिएट नहीं कर सकते हैं। मात्र इतनी बातें मैंने आपको बताई। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो आप सिंपली आप डिसलाइक कर लीजिए और कमेंट में मुझे अवश्य बता दीजिए कि इसमें मैं और क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।